जय हिंद। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो है तीव्रता। ठीक है, इसके पहले हमने जो है अक्षीय स्थिति में पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को समझ लेंगे तो ही इस वीडियो को समझ पाएंगे, इसलिए उसको जाके पहले देख लीजिए फिर आके इसको देखिए। ठीक है, चलिए इस बार हमारा जो है मैग्नेट कुछ इस तरह से है और अब हम अक्षीय स्थिति में जो है ना होके निरक्षीय स्थिति में है। देखिए, निरक्षीय और अक्षीय का मतलब यह है, अक्षीय स्थिति का मतलब कि उसी के अलोंग किसी पॉइंट पी पर हमको तीव्रता निकालनी थी। इस बार हमको उस मैग्नेट के ऊपर या नीचे कहीं, यानी कि निरक्ष में, इस बार अक्ष में नहीं है, निरक्ष में। तो हमने निरक्ष पॉइंट यहां पर एज्यूम किया है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमको इस मैग्नेट की वजह से, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देखें ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल भी यहीं पर फोर्स लगा रहा है, साउथ पोल भी लगा रहा है, लेकिन दोनों के लगाने की जो है तरीके थोड़े अलग अलग हैं। अब ये नॉर्थ पोल आप समझ रहे हैं ना कि नॉर्थ पोल की टेंडेंसी क्या होती है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये यहां से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलते हैं, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहां से निकलते हैं और ये अपने में हजम कर लेता है, अपने में सोख लेता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से निकलते मतलब कि ये बाहर की ओर फोर्स लगाता है और ये अंदर की ओर फोर्स लगाता है, ऐसे अंदर की ओर लगाता है और ये बाहर की ओर लगाता है। तो इस यन के कारण हम इस पॉइंट पर तीव्रता निकालेंगे, फिर यस के कारण निकालेंगे, फिर दोनों की परिणामी हमको निकालनी होती है और उसी को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि अगर ये यन, इस पर जो है तीव्रता, इस यन के कारण जो तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी। तो आप देखिए, अच्छा एक और चीज, इस जो है पूरे मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2l इस बार भी एज्यूम किया गया है और बीच से इसको अगर हम काटें तो यल और यल में ये टूट जाएगा। तो इस पॉइंट से, यानी कि O से इसको O माने तो इधर L और इधर L में ये टूट चुका है, दो तरफ L, यानी कि L और L इक्वल लेंथ में टूटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फिलहाल के लिए अब ये वाली लेंथ मालूम है, ये वाली भी मालूम है, तो ये वाली भी मालूम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, दोनों का ही, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। अगर हम इसको A माने और इसको क्या माने, B माने, तो A और B यानी कि AOP जो ट्राइंगल है बन रहा है वो BOP के सिमिलर है, यानी कि इसका बेस जो है यल है तो इसका भी बेस यल है। इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, लंब रेखा है जो, वो इधर वाले में भी वही है। अगर अब उसकी हाइपोटेनियस की बात करें तो जिस दो ट्राइंगल के अगर दो साइड सेम है ना तो तीसरा जो है सेम होता है, समझ में आ रहा है। सिमिलर ट्राइंगल के जो है अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा, हम इसको बाई सीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बीपी होगी ना, बीपी या फिर एपी, वो क्या होगी। पहली चीज तो ये जानिए कि एपी और बीपी क्या होंगे, फिलहाल इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्यों इक्वल होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि एपी और बीपी, यानी कि कोई भी एक अगर हमको लेंथ मिल जाए तो हम दूसरा निकालना हमको नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बाई जो है पीजीटी लगाते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस यानी कि बाई पीजीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि एच क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर,
ये हाइपोटेनियस यानी कि पीजीटी बताते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि अगर हम इसको कर्ण माने ना, यानी कि बीपी माने, हाइपोटेनियस ही तो बीपी है, तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, पी मतलब कि परपेंडिकुलर यानी कि आर का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर रूट भी होगा, और एल का स्क्वायर ये होगा, तो ये इसकी लेंथ है, यही लेंथ इधर भी हो जाएगी, तो दोनों ही जो है हाइपोटेनियस सेम होंगे। चलिए ये इतना बात क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि ये यन के कारण इस पर फोर्स कहां लगेगा। तो देखिए यन के कारण फोर्स इधर लगेगा, आप समझ रहे हैं, यन सीधे फोर्स लगाता है ना ऐसे, तो ये तो उसकी लाइन गई ही थी, आगे इसको थोड़ा हम और बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से यन जो है फोर्स लगा रहा है, यानी कि यन की जो तीव्रता होगी वो कुछ इधर की ओर होगी, इसको हम क्या मान सकते हैं, V1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ये दो तरफ फोर्स लगाएगा, एक तो इसका फोर्स सीधे जाएगा और एक इधर की तरफ जो है बट जाएगा, समझ में आ रहा है, इसी को तो परिणामी कहते हैं। दूसरी चीज अगर साउथ से हम निकाले कि साउथ की तीव्रता किधर की ओर होगी, तो साउथ ये तो मतलब बाहर की ओर लगाता है और ये अंदर की ओर लगाता है, तो ये क्या होगा कि ये नीचे की तरफ क्या कर लेगा, खींचेगा, इसकी तीव्रता किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और एक इधर जाएगी, यानी कि वहीं पर जहां पर एन के कारण गया हुआ था, ठीक है। ये दो तरफ फोर्स लगाएगा, एक अपनी तरफ और एक हॉरिजॉन्टली, ये भी दो तरफ फोर्स लगा रहा है, एक सीधे और एक हॉरिजॉन्टली, समझ में आ रही है बात ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे, B2 मान लेंगे। अब B1 और B2 के कारण ही तो हमको इसी की तो दोनों की वजह से, यानी कि दोनों की परिणामी ही तो हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहां पर इस इधर की तरफ जो है तीव्रता क्या होगी हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो सीधी सी बात है म्यू 0/4 पाई और m/r², इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला है, ठीक। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं B1 की तीव्रता, फिर हम निकालते हैं B2 की तीव्रता, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम निकालते हैं पहले यन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव, चलिए हम इसको चुंबकीय तीव्रता ही लिख देते हैं, ठीक है, यन के कारण चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, यानी कि बोले तो B1, ठीक है। तो B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और m/r², r² मतलब कि इसकी जो है जो दूरी है वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी ये वाली ली जाएगी, ठीक है, r², इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप समझ रहे हैं ना, यहां पर n रखा हुआ है तो n से सीधे हम p पर जो है तीव्रता निकाल रहे हैं, तो दूरी तो यही ली जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, समझ में। हम निकालते हैं यस के कारण, यस के कारण तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। अब यस के कारण तीव्रता निकालेंगे यानी कि B2, तो B2 क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, B2 भी वही रहेगा ना, B2 मतलब PS के कारण है, तो जितने तीव्रता ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, बस अंतर इतना होगा कि ये बाहर की ओर लगाएगा और ये अंदर की ओर लगाएगा, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 0/4 पाई m/r², यानी कि इसके बीच की दूरी, तो जो दूरी यहां है
वही यहाँ भी होगी, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अब हमको B1 व B2 के कारण परिणामी निकालना है। ठीक है, हमको परिणामी निकालना है, परिणामी। तो देखिए, अभी परिणामी निकालने से पहले एक बात समझना है हमको। देखना, B2 हो गया, अब इस B1 और B2 के कारण जो परिणामी होगा ना, वो निकालना है हमको। अब एक बात समझना, इस पी को जरा हम इधर लिखते हैं। अगर इस हम मैग्नेट की वजह से इस पर फोर्स देखें ना, तो इस पर एक फोर्स बाहर लगेगा और एक अंदर लगेगा। अगर ऐसा लगाते हैं तो जो बाहर लगेगा वो भी बराबर होगा, यानी कि बाहर और अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा, यानी तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। तो ये दोनों तीव्रताएं अपोजिट हैं, विपरीत होने के कारण ये दोनों तीव्रताएं क्या होंगी, निरस्त हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम B1 माने और इसको B2 माने तो ये निरस्त हो जाएंगी। रही बात इधर लगने की, तो ये निरस्त नहीं होंगी, लेकिन इनके कारण एक परिणामी तीव्रता लगेगी, वही निकालना है। तो अब ये जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, देखना। ये तो हुई जो है लंबवत। अब आपको बताएं हम, यहाँ पर जो फोर्स है ना वो टूट रहा है ऐसे, इसको थोड़ा हमने पलट दिया है, इसको ये समझिए और इसको ये समझिए। ठीक है, अब अगर हम नीचे से एंगल लेना तो बनता है थीटा, ऊपर से ले तो भी थीटा, लेकिन नीचे से जो बनता है, यानी कि जो क्षैतिज लाइन को जो पकड़े हुए होता है परिणामी के बीच का एंगल, उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, और जो ऊपर से पकड़े होता है उसको लिखते हैं हम साइन थीटा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है ना, वो क्या है, विपरीत है। तो साइन थीटा विपरीत होने के कारण हो गया निरस्त, बचा क्या, कॉस थीटा। तो हमको अब कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा जो है ना वो निरस्त हो गया विपरीत होने के कारण। B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा क्या है, यहां पर लिखे हैं तो कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा। ठीक है, ये ऊपर जो लगेगा ना ये फोर्स, वो B1 और B2 साइन थीटा होता है। तो B1 और B2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अब रही बात कॉस थीटा की। ठीक है, कॉस यानी कि अब बचा क्या, अब ये तो ऊपर से जो लाइन आया था उसके बीच का एंगल था, तो ये तो हो गया निरस्त। अब बचा ये वाला। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन के बीच एंगल। तो हमने बताया कि क्षैतिज लाइन से जो एंगल बनता है वो लिखते हैं कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं B1 कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं B2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं, ये हो गया। तो B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा का ही परिणामी निकालना है, तो ये निरस्त नहीं होंगे। ठीक है, ये निरस्त नहीं होंगे। तो अगर हमको निकालना हो B1 कॉस थीटा, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए B1 कॉस थीटा व B2 कॉस थीटा की परिणामी। समझ आ रहा है, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा की परिणामी, यानी हमको क्या निकालना है, फाइनली B निकालना है। समझ में आई बात, हमको B निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक चीज और देखिए, दोनों ही पोल की पावर बराबर है, दोनों के कारण तीव्रताएं बराबर हैं। तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा अपोजिट भले हैं, अपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में है। तो लेकिन इनकी जो तीव्रताएं है ना वो क्या है, बराबर है। दोनों तीव्रताएं क्या है, दोनों तीव्रता जो है क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं, क्या है, बराबर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, B1 cos थीटा B2 cos थीटा को हम कोई भी एक चेंज कर सकते हैं, यानी कि
यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसलिए अतः b1 cos थीटा इक्वल होगा किसके, b2 cos थीटा के। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू b1 cos थीटा, और b2 को भी हम b1 ही cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि b1 cos थीटा। अब b1 cos थीटा, b1 cos थीटा यानी कि एक ही चीज दो बार है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा क्या, 2b1 cos थीटा। ठीक है, अब देखना 2b1 cos थीटा, अब 2 तो ठीक है, b1 या b2 बात एक ही है, आप समझ रहे हैं। ये देखिए b2 की वैल्यू है, यहां देखना ये b1 की वैल्यू है। ठीक है, तो b1 और b2 दोनों ही आप देख पा रहे हैं कि सेम होंगे। आप यहां देख लीजिए, यहां समझ नहीं आ रहा है तो यहां देखिए दोनों जो है तीव्रताएं बराबर आई हैं, तो हम किसी एक को ही लिख सकते हैं। चलिए हम b1 को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई और m अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और रही बात cos थीटा की, तो यहां पर cos थीटा की जगह पर मैं आपको बता दें, देखिए cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण आपको याद कराए हम, लाल बटे कक का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो कॉस इस पर आ रहा है ना, साइन कॉस टेन, तो कॉस इसमें आया यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आप देखें जरा इसमें आधार और कर्ण क्या है, यहां पर देखना आधार और कर्ण क्या है। अगर हम इसको आपको इस तरह बना के दिखाते हैं, देखना हम एक पार्ट इसका बना देते हैं, ओ पी बी, ओ पी बी, समझ रहे हैं ना, ओ पी बी दोनों ही सेम है तो एक ही बना देते हैं। अब इसमें ये तो आपका हो गया आर, ये हो गया यल, और ये हो गया क्या, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो आधार बट्टे कर्ण ना पूछा है, तो आधार क्या हो जाएगा यल, और कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू मालूम हो गई ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखना b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई, और ये 2ml को हम इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, 2ml अपान, ये देखना स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखना ये तो रूट ही में है, तो यहां से अगर हम रूट को हटाएं तो हम होल पावर लगा सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो लिखे। ठीक है, अब यहाँ रूट तो लगा था, तो इस रूट के बदले में हम यहाँ पावर में 1/2 लगा सकते हैं, पावर में हाफ लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, और ये देखना 2ml। अब आपको ये भी बताते हैं, 2ml जो होता है ना, ये कैपिटल M के बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 2ml इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेट, यानी कि कैपिटल M लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो कैपिटल M बराबर 2ml होता है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M। और नीचे देखना यहां पर कुछ नहीं तो पावर 1 तो मान ही सकते हैं, ये और ये आप देखिए सेम है, समान आधार क्या है, समान है, प्रक्रिया गुणे की हो तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर और प्रोसेस किसका है, मल्टीप्लाई का, तो समान आधार पर गुणे की प्रक्रिया में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आधार तो सेम है,
यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और रही बात किसकी, पावर की, तो एक ये और आधा ये कितना हो जाएगा, एक और आधा डेढ़। डेढ़ को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 क्या है, 3/2 मतलब डेढ़ ही हुआ ना। अब आप देखें, अब थोड़ा सा मेहनत और बचा है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। देखना, b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई और यहाँ पर कैपिटल M अपॉन, देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर को ना आपको मैं बता दूं, इधर देखिए आर की जो वैल्यू है वो यल से क्या है, बहुत बड़ी है। आर की वैल्यू क्या है, यल से बहुत बड़ी है। आप देखिए ये आर है, यहां से यहां तक ये क्या है, आर है, और ये क्या है, यल है। तो यल बहुत छोटा है, तो जब अभी मतलब अभी से जो है आर यल से बहुत बड़ा है, तो जब हम यल का और आर का स्क्वायर करेंगे तब तो आर के कंपेरिजन में यल लगभग खत्म हो जाएगा। अगर हम आर का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो आप मान के चलिए कि ये देखिए यल स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगी, यानी कि हम यल स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो अगर यल खत्म हो गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर का पावर 3/2। एल स्क्वायर खत्म, जीरो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो लिखा है ना, देखना 4 पाई m, और ये R2 से 2 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये हो जाएगा R पावर 3। देखना कैसे, ये R पावर 2 का होल पावर क्या है, 3/2। देखिए जब घात के ऊपर घात हो ना तो घातों का गुणा हो जाए। यहाँ पर थोड़ी लाइट कम हो गई है, ठीक है। आप देखना, अगर यहाँ पर R का पावर 2 है और उसका होल पावर 3/2 है, यानी कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है, यानी कि R पावर 2 इंटू 3/2। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, R पावर 3। तो ये वही R पावर 3 हमने लिख दिया है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है निरक्षीय स्थिति में जो है द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता।